गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल एट इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत है। मेरे साथ महेश कुमार जैन। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यू स्टूडेंट है वो मेरे बारे में जान लीजिए। माय नेम इज महेश कुमार जैन, 4 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, आरपीएससी एई रिटन क्वालिफाइड, एसएससी जेई रिटन क्वालिफाइड, 7 years plus teaching experience, production, strength of material, fluid, thermodynamics, machine design. These are the subject which are taken in the classes. ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ मिलता है, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है, हर एक वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू न्यू वैकेंसी सब कुछ यहाँ आपको अवेलेबल होता है। प्लस क्लासेस के फीचर है, आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चरल वे में कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। स्टडी प्लानर मिलेगा जो बाई वीकली रिव्यू किया करेगा आपका स्टडी प्लान का। स्टडी मटेरियल में स्पेशलाइज्ड नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। एक्सपर्ट की गाइडलाइन में स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं। पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। आज के डाउट एक नया फीचर्स अनअकैडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है सभी एसएससी लर्नर्स के लिए। इसमें आप 3 डाउट एक साथ भेज सकते हैं, अपने सॉल्यूशन का वेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको जिस भी प्रिफर्ड लैंग्वेज में चाहिए आप उस लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। और सबमिट करने का जो तरीका है वो अनअकैडमी की वेबसाइट या फिर लर्नर एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप काउंसलर से बात करना चाहते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या लेटेस्ट ऑफर से रिलेटेड आपको जानना चाहते हैं तो 8585858585 पे कॉल करिए और आपको कोड बताना MK10। आप सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। चलिए, अगर अपन बात करें आपका अपकमिंग क्लासेस का, तो अपकमिंग जो क्लासेस होती है वो 4 टू, जो भी स्पेशल सेशन है वो 4 to 6 होता है मेरा। अभी हम इसमें कास्टिंग ले रहे हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास के क्या क्या फीचर्स है, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, पॉल्स फॉर द लर्नर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, राइज द हैंड का ऑप्शन अवेलेबल है, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल। अगर अपन बात करें एसएससी जेईई स्टेट एई सब्सक्रिप्शन की, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10,800 का प्राइस है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके पास 9,000 का प्राइस है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 7,200 का प्राइस है। और आप रेफरल में मेरा कोड लगाएंगे तो 10% आपको ऑफ मिलेगा। लेकिन अभी अनअकैडमी ने एक और इसमें, अभी अगर आप एक ऑफर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर अभी आप 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो 10 + 10 + 10 लगभग 30% का डिस्काउंट होने वाला है। और यही आपका ये आपको मिल जाएगा 8,748 रुपीज का। और 1 तारीख से 1 अप्रैल से प्राइस हाइक होने वाली है और न्यू प्राइस होगी 11,880। तो अगर अभी आप लेना चाहते हैं तो करीबन आप ये देख लीजिए आपके 3,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है, सेविंग आप बचा कर सकते हैं। और अगर 1 ईयर का प्लान लेंगे तो करीबन आप 2,600 आप बचा सकते हैं। तो प्राइस हाइक होने वाली है 1 अप्रैल से। तब अगर आपको सेविंग करनी है तो आप टिल 31 तक कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर अपन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैं आपसे एक कम्युनिटी बॉक्स है, अगर आप नया फीचर्स अनअकैडमी ने ऐप पे लॉन्च किया है कम्युनिटी बॉक्स। इसमें आपको सारी अपडेट मिल जाती है आपके फेवरेट एजुकेटर्स के बारे में, क्लास के बारे में, क्लास नोट्स के बारे में, प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में। तो ये सारी चीजें आप तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चेकआउट के लिए आपके लिए बना हुआ। चलिए, तो अपन थे, अपना चल रहा था, अपनी बात चल रही थी स्ट्रेन एनर्जी पे। तो स्ट्रेन एनर्जी का प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। तो अपन ने ये बात की थी कि स्ट्रेन एनर्जी का क्लासिफिकेशन अपन ने 2 टाइप से किया था। स्ट्रेन एनर्जी को जो क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी
को आप क्लासिफाई किए थे, तो दो टाइप से स्ट्रेन एनर्जी को आप क्लासिफाई किए थे। प्रीवियस क्लास आप जाके देखो, मैंने वहां आपको बता रखा है। स्ट्रेन एनर्जी को अपन ने दो तरह से क्लासिफाई किया। अपन ने ये जाना है कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। बेसिकली अपन ने प्रीवियस क्लास में ये समझने की कोशिश की कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया कि जब भी किसी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो उसके डिफॉर्मेशन की वजह से, डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन की वजह से एक एनर्जी बॉडी में डेवलप हो जाएगा। सच एनर्जी इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेजिलियंस, रेजिलियंस, और सेकंड वन टफनेस। सेकंड वन टफनेस। ठीक है, रेजिलियंस क्या था कि अगर आप बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर बॉडी को आपने डिफॉर्म किया, तो इसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उसका नाम हमने रेजिलियंस कहा था। और टफनेस के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि अगर आपने बॉडी को डिफॉर्म किया है अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, रैप्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, then such a energy stored in the body is called as a toughness। तो आज का जो टॉपिक है वो अपने पास टॉपिक ये है कि जो रेजिलियंस होता है अपने पास, उस रेजिलियंस में तीन चीजें अपन को जाननी होगी। फर्स्ट कल फॉर्मूले अपन ने जान लिए थे, तो आज थोड़ा सा हम उसको आगे इलोबरेट करेंगे। तो हमने मॉर्निंग वाले क्लास में देखा कि रेजिलियंस, उसके बाद रेजिलियंस के बाद आपके पास आता है प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, उसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस को शॉर्ट में पीआर लिख देते हैं और इसको एमआर लिख देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो प्रीवियस में अपन ने क्या देखा वो थोड़ा सा आप देखो। प्रीवियस में अपन देख रहे थे, अपन ने ये डायग्राम बनाया था और अपन ने ये देखा था कि जो मैक्सिमम रेजिलियंस, तो वापस मैं एक बार इसी इसी डायग्राम को वापस आपको बताता हूँ। हमने ये देखा, एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ बनाए, अगर हम लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ बनाए, लोड वर्सेस अगर अपन डिफॉर्मेशन ग्राफ बनाए, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन अगर अपन ग्राफ बनाए, तो कैसे बनाया था वो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। हमने कुछ तरह से बनाया था कि लोड, लोड और डिफॉर्मेशन, सबसे पहले हम ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने लोड P इक्वल टू P1 किया, तो हमें डिफॉर्मेशन मिला डेल इक्वल टू डेल L1। फिर हमने फोर्स को P इक्वल टू P2 बढ़ाया, तो हमें फिर डिफॉर्मेशन मिला डेल इक्वल टू डेल L2। और इस तरह से हमने लोड को बढ़ाते गए और P इक्वल टू PPL लगाया प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो हमें यहाँ डेल एल मिला, डेल एल मिला प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट वॉट एवर, इसको अपन ने ग्राफ पे पुट किया, तो पहला ये आया, दूसरा ये आया, और मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ। ये ज्यादा पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, आप और भी पॉइंट ले सकते हैं। तीन पॉइंट आपने ले लिए। अगर अपन ये बात करें,
ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने लोड लगाया P इक्वल टू P1, तो आपको डिफॉर्मेशन मिला डेल इक्वल टू डेल वन। फिर आपने फोर्स लगाया P इक्वल टू P2, तो आपको डिफॉर्मेशन मिला डेल इक्वल टू डेल टू। फिर आपने लगाया P3, तो फिर मिला आपको डेल एल। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन आपको मिला। तो आप ध्यान से समझो, अगर मैं, अपन ने क्या बोला था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी होती है एरिया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये एरिया की बात करूं। आप ये वाला एरिया देखो सबसे पहले, ये एरिया देखो सबसे पहले आप। अगर मोटा मोटा बात करें तो ये एरिया आप देखो सबसे पहले। तो ये एक ट्राइंगुलर एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? तो ये अपन ने कहा ये रेजिलियंस है या स्ट्रेन एनर्जी है। U1 बराबर आपका ये आ गया 1/2 P1 डेल L1। तो ये आपसे कहना चाह रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है, ये क्या है? ये आपका रेजिलियंस है। ये आपका क्या है? ये आपका रेजिलियंस है ड्यू टू द लोड, ड्यू टू द लोड, ड्यू टू द लोड P1। लोड P1 की वजह से जो रेजिलियंस आया, जो स्ट्रेन एनर्जी आई ना, वो ये है आपके पास। इसी तरीके से फिर मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा करो, एक और देखो आप सेकंड वाला एरिया। ये ग्रीन वाला देखा है, अब थोड़ा ब्लू वाला देखो। थोड़ा ब्लू वाला अगर अपन देखें, अगर थोड़ा ब्लू वाला अपन देखें ग्रीन के ऊपर, हाँ ये ग्रीन वाला इसी के अंदर आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द लोड P2। ये है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द लोड P2। ये है आपके पास, ये है आपके पास U2 बराबर 1/2 P2 इंटू डेल L2। P2 इंटू डेल L2, तो ये आ क्या आपके पास? ये क्या है आपके पास? दैट इज द रेजिलियंस, रेजिलियंस ड्यू टू द लोड P2, ड्यू टू द लोड P2। ठीक है, अब एक बात समझो, ये आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट थी। तो आप ये देखो, ये सब रेजिलियंस है, लेकिन सबसे बड़ा रेजिलियंस अगर आप देखना चाहोगे ना, सबसे बड़ा अगर रेजिलियंस आप देखना चाहते हो, सबसे बड़ा रेजिलियंस, तो आपको सबसे बड़ा रेजिलियंस ये दिखेगा। सबसे बड़ा रेजिलियंस आपको ये दिखेगा, सबसे बड़ा रेजिलियंस आपको ये दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा जो बड़ा वाला एरिया है, तो ये आ गया आपका, क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ, अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। क्या हम इसे ही ऐसा बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा रेजिलियंस है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी यही है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या हम इसे ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि यही मैक्सिमम रेजिलियंस है, बाकी सब रेजिलियंस है? तो ये आ गया मैक्सिमम रेजिलियंस, ये आ गया मैक्सिमम रेजिलियंस। और इसी मैक्सिमम रेजिलियंस को बोलते हैं
प्रूफ रेजिलियंस, इसी को बोला जाता है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस, थोड़ा सा मैं इसको इधर करूंगा जिससे आपको दिखता रहे। प्रूफ रेजिलियंस, तो प्रूफ रेजिलियंस आपको समझ में आया होगा कि प्रूफ रेजिलियंस है क्या। तो इसका फॉर्मूला भी अपन बना लें, यहीं पे बना लो फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पी आर का, प्रूफ रेजिलियंस का, 1/2 लोड कहाँ, पीपीएल तक प्रोपोर्शनल लिमिट, और डिफॉर्मेशन भी कहाँ तक, पीपीएल तक प्रोपोर्शनल लिमिट, या इलास्टिक लिमिट कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल लिमिट एल अपॉन 2 ए ई। तो ये बन गया आपके पास प्रूफ रेजिलियंस, ये आपके पास बन गया प्रूफ रेजिलियंस। और अपन अभी देखेंगे आगे, तो आपको समझ में आया होगा कि रेजिलियंस वाला कंसेप्ट क्या है। रेजिलियंस वाला कंसेप्ट क्या है, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की कहानी को समझेंगे, देखते हैं। तो चलिए प्रूफ रेजिलियंस अपन थोड़ा लिखते हैं, प्रूफ रेजिलियंस क्या है। तो भैया आपको क्या समझ में आया प्रूफ रेजिलियंस? तो प्रूफ रेजिलियंस आपको ये समझ में आया, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज इट इज मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी stored maximum energy stored within, it is maximum strain, it is maximum energy stored up to the up to the up to the elastic limit or proportional limit, elastic limit or proportional limit, proportional limit, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर की जाएगी अप टू द इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ रेजिलियंस, उससे बोला जाएगा प्रूफ रेजिलियंस। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, तो आपने फॉर्मूला इसका निकाला, ये सब 1/2 फोर्स कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट, और इलोंगेशन कहाँ तक, इलोंगेशन आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला स्ट्रेस के टर्म में बनाते हैं, तो 1/2 पी के नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एल ए से, तो ए से डिवाइड किया तो ए से मल्टीप्लीकेशन भी जरूरी है। इसी तरह से डेल एल के नीचे अगर एल से डिवाइड किया तो एल से मल्टीप्लीकेशन भी जरूरी। तो प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला आपके पास बन गया 1/2 स्ट्रेस कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, स्ट्रेन कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, और एरिया इनटू वॉल्यूम, ये बन गया वॉल्यूम। तो एक और फॉर्मूला अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इस स्ट्रेन को भी स्ट्रेस के टर्म में लिख दो, तो ये बन जाएगा 1/2 सिग्मा पी एल, इसको भी लिख दो सिग्मा पी एल अपॉन ई इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। तो प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला आपके पास बन जा रहा है, प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला आपके पास बन जा रहा है कि सिग्मा स्क्वायर पी एल अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये बन जा रहा है आपके पास सिग्मा स्क्वायर पी एल अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। तो ये बन गया आपके पास प्रूफ रेजिलियंस। और समझो, और इसे समझे प्रीवियस वाले से, तो अगर एरिया के ग्राफिकल अप्रोच के टर्म्स में से समझे,
ग्राफिकल अप्रोच के टर्म्स में अगर इसे समझे तो क्या लिख सकते हैं? प्रूफ रेजिलियंस को हम क्या लिख सकते हैं? प्रूफ रेजिलियंस को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एरिया किसके बीच का? किसके बीच में? मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ, मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन within within इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो मैक्सिमम एरिया वन अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन उसको बोलेंगे पी आर। तो पी आर प्रूफ रेजिलियंस समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है एम आर का कंसेप्ट। एम आर क्या है? तो देखिए, एम आर मीन्स मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, modulus of resilience, that is the mr, that is the mr, modulus of resilience, that is the mr। तो mr क्या है, बहुत ध्यान से समझना। it is the ratio of, it is the ratio of proof proof resilience, proof resilience to the, to the volume of resilience, to the volume of resilience, वॉल्यूम ऑफ रेजिलियंस। तो एम आर बराबर हो गया था पी आर डिवाइड बाई वॉल्यूम, पी आर डिवाइड बाई वॉल्यूम। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझेंगे तो थोड़ी बात यहाँ क्लियर होगी। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो थोड़ी बात यहाँ क्लियर होगी। तो देखो, पी आर का फॉर्मूला देखो आप, पी आर का फॉर्मूला था 1/2 सिग्मा पी एल एप्सिलॉन पी एल इंटू वॉल्यूम, यही था पी आर का फॉर्मूला। अब बस आपको इसके नीचे किससे डिवाइड कर देना है? इसके नीचे डिवाइड करता है वॉल्यूम से, इसके नीचे डिवाइड करना है वॉल्यूम से। तो भैया वॉल्यूम से वॉल्यूम तो चल बसा, तो आपके पास आया 1/2 सिग्मा पी एल एप्सिलॉन पी एल। चलो चलो क्लियर, ये आपके पास हो चुका है एम आर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ये अब इसमें खासियत है, अगर ग्राफिकल अप्रोच से एम आर निकालना हो तो क्या करें? तो बात समझना, अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाएंगे, यही देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं कि आप ऐसा करो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाओ। तो आपने अब ग्राफ बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आपने ग्राफ बनाया।
अगर ये ग्राफ आप देखोगे तो ये ग्राफ आपका बना, ये आपका पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट और ये पॉइंट है आपका इलास्टिक। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है सिग्मा पी एल और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन पी एल। इसका एरिया निकाल, इसका एरिया निकालने का ट्राई। एरिया अंडर द कर्व ऑफ इसका ये स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया, अगर ये एरिया आप निकाल लेते हो, देखो ये एरिया अगर आप निकालते हो तो क्या है, तो ये है आपके पास एरिया अंडर द कर्व ऑफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, या ऐसा लिखो मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। इसका एरिया निकालो तो यह आया 1/2 सिग्मा पी एल एप्सिलॉन पी एल। तो बताओ ये क्या बता रहा है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है एम आर। तो एम आर कभी भी निकालना हो तो आपको किसका एरिया लेना है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। और जब कभी भी आपको प्रूफ रेजिलियंस निकालना है तो किसका एरिया देखोगे, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। एम आर और पी आर में डिफरेंस पता हो गया आपको कि दोनों ही मैक्सिमम एरिया है, पर एक एक जो ग्राफ बनाया है वो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में बनाया है और दूसरा जो ग्राफ बनाया है वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में बनाया है। ये बेसिक डिफरेंस आपको देखना है। तो चलिए मैं अगली स्लाइड में इस चीज को करता हूँ। अगली स्लाइड में मैं आपको नोट लिख के दे देता हूँ तो आपको याद रहे वो नोट। नोट क्या है, नोट ये है आपका मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ, अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन gives the वैल्यू ऑफ, कहां तक, पहले ऐसे लिखो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट रिप्रेजेंट द, represent the represent the proof resilience, proof resilience, proof resilience। सेकंड नोट समझना, सेकंड नोट समझना, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ, अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अप टू
up to the proportional limit or elastic limit represent the represent the modulus of resilience, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो दोनों में डिफरेंस है, एक किसका एरिया है, दूसरा किसका एरिया है। इससे आप पी आर का नाम देते हो और इसको आप एम आर का नाम देते हो। पी आर और एम आर का नाम आपने दिया, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चीज देखनी है और उसी के बाद अपन को करनी है। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन किस बात को रिप्रेजेंट करता है। दोनों बातें माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पूरा का पूरा अपन ने पढ़ लिया है रेजिलियंस मॉड। और रेजिलियंस के लिए पूछ ले सर, एक सिंपल सी बात बताओ सर, आप रेजिलियंस के लिए पूछ ले तो रेजिलियंस के लिए अगर कोई पॉइंट पूछ ले और आपसे पूछे कि भाई रेजिलियंस क्या, तो आप सिंपल रेजिलियंस के लिए बोल सकते हो, सिंपल रेजिलियंस के लिए बोल सकते हो एरिया एरिया अंडर द एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, लोड एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन up to the up to the proportional limit or elastic limit represent the represent the resilience, represent the resilience। अब ध्यान से एक बात समझो, यहाँ कौन सा एरिया है, मैक्सिमम, और यहाँ कौन सा एरिया है, ओनली एरिया। तो यहाँ जो भी एरिया है वो मैक्सिमम एरिया, इसी इन्हीं एरिया का मैक्सिमम एरिया प्रूफ रेजिलियंस, उसको डिवाइड कर दे वॉल्यूम से तो आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बन जाएगा। तो इस टाइप से आप बता सकते हो, इस टाइप से तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं टफनेस। तो दोस्तों ये अब मेरे पूरा हुआ टफनेस, अपन चलते हैं तो टफनेस के बारे में बात करते हैं, टफनेस के बारे में बात करते हैं। टफनेस, टफनेस देखिए, टफनेस समझो पहले, टफनेस समझने वाली बात है। पहले एक बार टफनेस को समझ लेंगे तो ये चीज भी समझ में आएगी। तो पहले तो इसका डेफिनेशन देखना, फिर मैं आपको समझाऊं। टफनेस का डेफिनेशन ये है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी up to the up to the fracture point, up to the fracture point, rupture point, fracture point, rupture point और breaking point, और breaking point, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, रैप्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। चलिए बात समझते हैं और थोड़ा सा फील करना। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, माइल्ड हिस्ट्री का बनाता हूं, देखिए आप लोगों को माइल्ड हिस्ट्री का सबको पता भी होता है।
ठीक है, ये है आपका फ्रैक्चर पॉइंट या रैप्चर पॉइंट। ये है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, इसे ही बोला जाए रैप्चर पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट। एक बात, तो आप यहां तक एरिया ले, पूरा एरिया अगर अपन ले लेना, पूरा एरिया ही अपन ले लें, इस पूरे एरिया को अपन अगर ले लें, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन बनाओ, इसे बोलते हैं टफनेस। इसे बोलते हैं टफनेस। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनाया तो इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के बीच में बनाओगे तो सिंपल टफनेस। तो बात समझो, क्या है टफनेस। टफनेस क्या है कि किसी भी बॉडी को अगर आपको ब्रेक कराना है, अगर आप ब्रेक कराना है तो आपको जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, जो आपका मिनिमम एनर्जी होगा, उतना एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने उतना एनर्जी दिया तभी जाके वो चीज अगर ब्रेक होगी। ठीक है, जैसे इतना एनर्जी आपने दिया और इतना एनर्जी देने पे ये चीज ब्रेक होगी। अगर आप एनर्जी दिया दिए और मान लो वो एनर्जी कहीं बीच में ही गायब हो गई, यहाँ जाके गायब हो गई, आप उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सके जितने में वो ब्रेक हो जाए, तो मान लो यहाँ तक दिया तो ये टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। अगर इसे ब्रेक होना है या रैप्चर होना है या फ्रैक्चर होना है तो इसको इतनी एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी। इतनी एनर्जी तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जब तक आप इतनी एनर्जी इसको नहीं दोगे तो ये टूटेगा नहीं। तो इसे बोला जाता है टफनेस। एक चीज होती है मॉडुलस ऑफ टफनेस, एक हो जाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस ये हो जाएगा एम टी। तो एम टी इज नथिंग दैट इज द टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका टफनेस का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने आपको टफनेस बता दिया, रेजिलियंस बता दिया। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले पे और लेके जाऊंगा। तो जो फॉर्मूले अपने बने थे, उन फॉर्मूले से अपन और कौन कौन से फॉर्मूले बना सकते हैं इस स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड, हम उस चीज पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे थोड़ा सा। हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी सीरीज में आज मैं आपको, जब पूरा स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा तो स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से, स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से, स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से हम, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से हम किस तरह से डिफॉर्मेशन निकालते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। किस तरह से डिफॉर्मेशन निकालते हैं हम उस पर बात करेंगे। चलिए, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या फॉर्मूले अपन ने पढ़े, देखिए अपन ने ये पढ़ा, अपन ने फॉर्मूले के कौन कौन से पढ़े और कौन से फॉर्मूले अपन इसी से निकाल सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। स्ट्रेन एनर्जी के हमने फॉर्मूले पढ़े। अंडर नॉर्मल लोड, हमने नॉर्मल लोड लगाया था, तो नॉर्मल लोड लगाया था तो हमने पढ़ा 1/2 पी इंटू डेल एल। यही पढ़ा। डेल एल की वैल्यू अपन ने रखी तो फॉर्मूला आया अपने पास पी स्क्वायर एल अपन 2 AE। फिर हमने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में लिखा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और अपन ने यहीं से बनाया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको करवा चुका हूं। अगर यही आपसे कहूं कि ये P कौन सा फोर्स है, यहाँ P कौन सा फोर्स है, P यहाँ नॉर्मल फोर्स है। आपने नॉर्मल फोर्स लगाया था इसलिए ये स्ट्रेन एनर्जी की वजह से आई। अगर आपसे पूछे कि बताओ यार स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है अंडर द शियर लोड, अंडर द शियर लोड,
अंडर द शियर लोड, तो भैया स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस, तो आप टो करो, टो का स्क्वायर, टू की जगह टू, ई, ई होता है यंग मॉडुलस, ई होता है यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस एक इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस एक इलास्टिक कांस्टेंट है, और इलास्टिक कांस्टेंट ये नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन को कनेक्ट करता है। ये जब भी नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन आती है तो उनके बीच में ई आ जाता है। इसी तरह जब सीयर आता है तो क्या आता है, जी, तो ई कन्वर्ट हो जाएगा जी में, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन चुका है, आपका एक फॉर्मूला ये बन चुका है। ओके, एक फॉर्मूला आपका ये बन चुका है। अगला देखना, थोड़ा और बढ़ते हैं, ये सारे फॉर्मूले आप कनेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इन फॉर्मूले में कोई गणित तो है नहीं ऐसी। ठीक है, तो देखते हैं, और भी देखो, और देखो, अब एक बात समझना, अब आपको मैं दो चीजें समझा रहा हूं, दो और आपको समझा रहा हूं, यही समझ में आ जाए। एक तो अपन को निकालनी है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी अंडर बेंडिंग, अंडर प्योर बेंडिंग, अंडर प्योर बेंडिंग, और एक निकालना है अपन को स्ट्रेन एनर्जी अंडर प्योर टॉर्शन, अंडर प्योर टॉर्शन। ठीक है, देखो, देखो बात को समझना, बात को समझना, आप सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अपन को यहाँ बेंडिंग को समझना पड़ेगा, कि आपका एक बीम होता है, इस बीम का लेंथ कितना होता है, एल। ठीक है, आप इस पे लगाते हो प्योर बेंडिंग, आप इस पे लगाते हो प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग एम, एम लगाने की वजह से बीम बेंड होती है, ये बीम बेंड होती है। ये बीम बेंड होती है, और कुछ एंगल पे ये बेंड करती है, कुछ एंगल पे ये बेंड करती है। ठीक है, ये एंगल होता है आपका पास थीटा, थीटा को यहाँ बोला जाता है एंगल ऑफ बेंड, थीटा को यहाँ बोला जाता है एंगल ऑफ बेंड, थीटा को यहाँ बोला जाता है एंगल ऑफ बेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझना, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करना। देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन से ये डिस्टेंस होती है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आप बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अब यहां समझना, अब यहां समझना, यहां समझना, ये आपका, आप इस पे, आप इस पे लगाते हो टॉर्क,
आप इस पे लगाते हो टॉर्क, बस एक बार क्या है कि समझ में आ जाएगा तो फिर टेंशन बहुत कम हो जाएगी। आप इस पे लगाते हो टॉर्क, तो आपने इस पे लगाया टॉर्क, जब आप इस पे टॉर्क लगाते हो तो ये बीम ट्विस्ट करती है। ये क्या करती है? ये करती है आपकी ट्विस्ट। ये बीम आपकी करती है ट्विस्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका थीटा होता है, ये जो थीटा आता है ये, इसे आप बोलते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट। इससे आप बोलते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट। आप इसे बोल देते हो एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। ठीक है सर, तो आपका टॉर्शन इक्वेशन क्या आता है? आपका टॉर्शनल इक्वेशन क्या आता है? आपका आता है ये T/J इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टो बाई आर। ये आपका आता है टॉर्शनल इक्वेशन, जो आपको याद भी होना चाहिए। आपको ये याद भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आपके पास आता है बेंडिंग इक्वेशन। यहाँ आपके पास बेंडिंग इक्वेशन आता है, टी की जगह आता है एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। दैट इज द बेंडिंग इक्वेशन। ये आपका होता है बेंडिंग इक्वेशन। ये आपका होता है बेंडिंग इक्वेशन। दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। ये होता है आपका बेंडिंग इक्वेशन। तो एक टॉर्शनल इक्वेशन हो गया और एक क्या हो गया आपके पास, बेंडिंग इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, यहां से एक काम करो, आप लगा रहे हो मोमेंट, यहाँ लगा रहे हो टॉर्क, तो मुझे थीटा निकाल के बताओ। तो यहां से थीटा हो जाता है TL/GJ। थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। पहले और दूसरा ले लो तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आप निकाल सकते हो। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपने निकाल लिया। एंगल ऑफ ट्विस्ट आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। यहां पे देखो एक बात, यहां अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बताना चाहूँ, यहां समझना। यहां आपकी ये लेंथ है कितनी, L। ये लेंथ है कितनी, L। ये है आर, रेडियस R। तो बताओ आर्क बराबर होता है आर थीटा। तो आर्क किसके बराबर है, L। L बराबर हो गया आर थीटा। तो R की जगह आप रख सकते हो L/थीटा। तो जब आप L/थीटा रखोगे, जब आप L/थीटा यहाँ रखोगे, तो आपकी बेंडिंग इक्वेशन बन जाएगी, यही बना रहा हूँ, M/I इक्वल टू ई थीटा अपॉन एल इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। देखो, आपकी बेंडिंग इक्वेशन बन गई थीटा के टर्म्स में। आर हट गया, आर को हटा के आपने थीटा के टर्म्स में, तो ये दोनों आपको एक जैसी नजर, ये दोनों आपको एक जैसी नजर आ रही। चलो अगले पेज में देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखो बात समझना। तो फाइनली बेंडिंग इक्वेशन क्या आई? तो फाइनली आपकी जो बेंडिंग इक्वेशन आई, फाइनली आपकी जो बेंडिंग इक्वेशन आई, वो आई आपके पास M/I इक्वल टू ई थीटा अपॉन एल इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। इसी तरह से आपकी जो टॉर्शनल इक्वेशन आई, इसी तरीके से आपकी जो टॉर्शनल इक्वेशन आई, जो आपकी टॉर्शनल इक्वेशन आई वो आई T/J इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टो बाई। तो यहां से आप थीटा निकाल, थीटा आ गया यहां से ML/EI।
और यहां से भी आप थीटा निकाल दो तो थीटा आया TL अपॉन जीजे। दोनों सेम है, देख लो, कोई बदल नहीं रहा है। इस हाँ, इस थीटा का नाम क्या है? इसको बोला जाता है एंगल ऑफ बेंड। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ बेंड और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। बस यही डिफरेंस है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, दोनों आ गया। अब देखो, हमको निकालनी स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी हमको चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी हमको चाहिए ड्यू टू द बेंडिंग, ड्यू टू द बेंडिंग। तो देखो, एक्सियल लोड की वजह से तुम निकाले थे, तो उसी तरह से 1/2 लोड की जगह क्या लगा रहे हो? मूवमेंट। और वहां आ रहा था P इंटू डेल एल। P लोड लगाने पे डिफॉर्मेशन कितना? डेल एल। यहाँ M मूवमेंट लगाने पे थीटा। इसी तरह से स्ट्रेन एनर्जी आप यहाँ निकाल सकते हो 1/2 T इंटू थीटा। देख लो, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, बदला तो जज्बात। कुछ नहीं बदला। ओके, अब आप कुछ मत करो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ ml अपॉन EI, तो ये बन जाएगा m²L। थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये बन जाएगा m²L अपॉन 2EI। और ये बन जाएगा आपके पास T²L अपॉन 2GJ। 2GJ। ये सारे के सारे फॉर्मूले, दैट इज द इम्पोर्टेंट। इतना आपको याद होना चाहिए। अगली क्लास में हम अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड की हेल्प से कैसे डिफ्लेक्शन निकालते हैं उस पर बात करेंगे, और इसी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अपन ये काम पूरा करने वाले हैं, तो अगली क्लास में आप जरूर देखिए कि आगे क्या होता है। अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब और अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।